period in certain cases. एक्सटेंशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड इन सर्टन केसेस. आज सिर्फ हम एक ही सेक्शन कर रहे हैं तो मैं आपको इसका सारा मटेरियल भी आज ही प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है. इसके अलावा आपको दुनिया की कोई बुक उठाने की ज़रूरत नहीं है. इसी में से आपका मटेरियल है, यही केस लॉज है जो आपको पढ़ने हैं. अदरवाइज यू विल फाइंड एंडलेस केसेस ऑन सेक्शन 5. ये मद्रास कोर्ट ने कहा या इलाहाबाद कोर्ट ने कहा, इतनी डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं. अंटिल अनलेस यू आर रेडी टू वेस्ट योर टाइम. दिस पेपर ट्रस्ट मी एक लिमिटेड एरिया में से ही आता है हर साल. सिंस 1990s ये ट्रेंड चला आ रहा है. कभी भी वो डिविएट नहीं हुआ तो आप इतने अनलकी नहीं हो सकते कि आपकी बारे में कुछ और ही आ जाएगा. सो ट्रस्ट योर किस्मत ऑल्सो. सो विल स्टार्ट विद इट. पहले रीड करो सेक्शन 5 फ्रॉम द बैरेट. Section 5. Extension of prescribed period in certain cases. Any appeal or any application other than application under any of the provision of Order 21 of CPC may be admitted after the prescribed period if the appellant or the applicant satisfy the court that he had sufficient cause for not preferring the appeal or making the application within such period. सो बेसिकली यहाँ पे अब लिखना शुरू करेंगे. फॉर्मूला बनाओ. सूट पे अप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है, जैसे हमने सेक्शन 3 के केस में बनाया था. अपील के केस में अप्लाई हो रहा है, एप्लीकेशन के केस में अप्लाई हो. जब भी क्वेश्चन आएगा कि सफिशिएंट कॉज वर्ड कहीं पे आ गया तो आपने सबसे पहले ये फॉर्मूला लगाना है कि सूट है तो सोचना ही नहीं उसके बारे में, ठीक है. अपील है तो ये अप्लाई होगा, एप्लीकेशन है तो ये अप्लाई होगा एज पर योर बेयर एक्ट. सो बेसिकली अप्लाई किस चीज पे होगा? कंडोनेशन ऑफ डिले. दैट मीन्स जो आर्टिकल्स में पीरियड दिया हुआ है लिमिटेशन के एंड में, अगर आपने खुदा ना खास्ता उसमें फाइल नहीं किया, ठीक है, तो क्या आपका जो वो डिले है वो कंडोन होगा या नहीं होगा? पहली बात तो ये कोर्ट की डिस्क्रिशन है, ठीक है. कोर्ट को पावर दी गई है अंडर सेक्शन 5 कि वो इसको कंडोन कर सकती है. सूट्स के मामले में कोर्ट को भी क्लियरली बोल दिया गया, भाई ऑलरेडी 20, 25, 30 साल दे चुके हैं, इससे ज़्यादा हम टाइम लिमिट नहीं देंगे. बट इन केस ऑफ अपील्स एंड एप्लीकेशंस वी अलाउ इट, ठीक है. अब इसमें हम देखेंगे कौन सी चीज़ें हैं जो आपने चेक करनी है. वर्ड बेयर एक्ट की लैंग्वेज रीड करेंगे. मे बी एडमिटेड आफ्टर द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, ठीक है. सो यू यहाँ पे फोकस करो. वर्ड क्या है? मे, ठीक है. मे का मतलब क्या है कि ये डिस्क्रिशनरी है. ऐसा नहीं कि आपने अंडर 5 एप्लीकेशन डाली, कोर्ट बोले मुबारक जी आपका कंडोन हो गया, ठीक है. सो ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है. यहाँ वर्ड शैल नहीं है, यहाँ पे वर्ड है मे, राइट. देन नेक्स्ट पॉइंट इज इफ वी शो द कोर्ट. बेयर एक्ट की लैंग्वेज इंटरप्रेट कर रहे हैं. पहले क्या शो करते हैं हम कोर्ट को कि हमारे पास क्या है? सफिशिएंट कॉज. सफिशिएंट कॉज, ठीक है. आई रिपीट, हम सेक्शन 5 की बात कर रहे हैं. सेक्शन 5 किस चीज से बात करता है? वर्ड क्या है? एक्सटेंशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड इन सर्टेन केसेस. दैट मीन्स हमने पीरियड यहाँ देना है, डिडक्ट नहीं करना, ठीक है. सो कौन सा पीरियड आएगा? सबसे पहले कोर्ट चेक करेगी आर्टिकल्स. अगर आपने उसमें अप्लाई नहीं किया, आपका टाइम लिमिट निकल गया और आपका सूट नहीं है, आपका अपील या एप्लीकेशन है जिसमें आपको 30, 60 दिन, 90 दिन ऐसे ही होते हैं आपके पास, ठीक है. वैसे केसेस में कंडोन कर सकती है. कब? मे बी एडमिटेड. दैट मीन्स कोर्ट की मर्जी है. मर्जी कब होएगी? अगर सफिशिएंट कॉज हो. ऐसा नहीं कोर्ट को अच्छा लगा तो दे दिया, नहीं अच्छा लगा तो नहीं दिया. सफिशिएंट कॉज की एक हमारे पास लिस्ट है जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स की है, वो मैं आपको आज प्रोवाइड करूंगी. अब आपको मैं ये भी बताऊंगी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं और उस लिस्ट के कई बार बाहर भी आते हैं, तो उसमें भी मैं आपको बताऊंगी आपने स्मार्ट वर्क क्या करना है. आपने एक जनरल आंसर देना है, वो मैं आपको आज ही फ्रेम करके दे देती हूँ, ठीक है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. सफिशिएंट कॉज क्या होता है? पहले बेयर एक्ट के हिसाब से स्पेसिफिक गाइडलाइंस दी गई हैं हमें बाय द सुप्रीम कोर्ट. जब आप बेयर एक्ट रीड करते हो, सफिशिएंट कॉज की डेफिनेशन दी गई है. पहले देखो, रीड द बेयर एक्ट अगेन. ये सेक्शन को फोकस करना है पहले. Explanation. नहीं, रीड द सेक्शन फर्स्ट अगेन. Any appeal or any application other than application under any of provision of Order 21 of CPC may be admitted after the prescribed period if the appellant or the applicant satisfied the court that he had sufficient cause for not preferring the appeal or the application.
कहीं भी इसको प्रॉपरली हमने डिफाइन नहीं किया, तो कहाँ से लेंगे इसकी मीनिंग? स्पेसिफिक गाइडलाइंस बाय सुप्रीम कोर्ट। जहाँ लॉ नहीं होता वहाँ कौन बताता है हमें लॉ? सुप्रीम कोर्ट बनाती है, ठीक है। सो सुप्रीम कोर्ट ने इसको सेफ रखने के लिए, बिकॉज जो आपकी एप्लीकेशंस ऐसी जाएंगी पीरियड एक्सटेंड वाली, वो लोअर कोर्ट्स में भी जाएंगी ना कहीं, तो लोअर कोर्ट ताकि कोई ऐसी डिस्क्रिशनरी पावर ना कर दे जिससे इनजस्टिस हो जाए, तो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने सारी कोर्ट्स के लिए गाइडलाइंस बना दी कि आप सब ने ऐसी स्पेसिफिक गाइडलाइंस फॉलो करनी है ताकि कोई भी इनजस्टिस ना हो, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, ये सब्जेक्टिवली अप्लाई होता है, सब्जेक्टिवली अप्लाई, कीपिंग इन माइंड peculiar circumstances of each case, peculiar circumstances of each case। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये गाइडलाइंस है हमारे पास 15-20, आपने ये देखनी है जब भी आपने सफिशिएंट कॉज को कंसिडर करना है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने इसको सब्जेक्टिवली अप्लाई करना है। सब्जेक्टिवली अप्लाई का मतलब क्या है? किसी केस में हमें किसी पुअर फार्मर को देख के ये भी लगता हो सकता है कि भाई सच्ची नहीं आ पाया होगा, ये जेन्युइन रीजन होगा। किसी केस में हमें किसी रिच इंडस्ट्रियलिस्ट को देख के ये भी लगता होगा कि इसने ये एज एक्सक्यूज बनाया होगा, जो भी एक ग्राउंड है। सो हम ये नहीं कह सकते कि अगर हमने एक फैक्टर को रख लिया वो अमीर के केस में भी सेम होगा और गरीब के केस में भी सेम होगा, या एक अच्छा बंदा रीजनेबल केयर लेगा या नहीं लेगा। सो हमने ये कह दिया कि गाइडलाइंस तो हैं, पर जब आपने एप्लीकेशन में लेके आनी है आपने सर्कमस्टांसेस ऑफ दी केस देख के लेके आनी है। अब ये जो सारा आपने लिखा है इस पे स्टार बना लो। जब भी आपको क्वेश्चन आया जो कि एक जनरल क्वेश्चन हो, आपको समझ ना आ रहा हो कि ये सफिशिएंट कॉज है या नहीं है, तो आप वहाँ पे क्या आंसर लिखोगे? आप यही लिखोगे कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अंडर फॉल करना चाहिए, ठीक है। सर्कमस्टांसेस के हिसाब से डिसाइड होता है, सब्जेक्टिवली डिसाइड होता है। If you are not sure that whether it falls under sufficient cause or not, then give such material, ठीक है। So this is what you have to refer। अब इसके चार्ट्स बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 5 का फर्स्ट चार्ट है कि इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है और क्या क्या एक्सक्लूडेड है। हाँ जी, ऑर्डर 21 किस चीज़ की बात करते हैं? एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। ये हो गया सीपीसी में? आज ही स्टार्ट हो, चलो फिर तो कोइंसाइड कर गया। सो बेसिकली सेक्शन 5 में इंक्लूड करता है अपील एंड एप्लीकेशन, अपील एंड एप्लीकेशन। एक्सक्लूड क्या करता है? सूट एंड एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 21, एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 21। ऑर्डर 21 किस चीज़ की बात करता है? एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। सेक्शन 5 जो स्टार्ट किया उसका फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो सेक्शन 5 अगर आपको केस आता है आपने पहले देखना है किस पे अप्लाई होगा किस पे नहीं होगा, ठीक है। एक चीज़ तो आपको पता लग गई कि सूट पे नहीं अप्लाई होगा, ठीक है। स्टोरी रीड करनी है, अगर उसमें लिखा हुआ कि किसी ने अपील की है या किसी ने एप्लीकेशन दी है, देन ओनली इट विल अप्लाई, ठीक है। सेकंड है, अगर वो एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 21 ऑफ सीपीसी लगी है तो उस केस में आपको मौका नहीं दिया जाएगा। रीजन क्या होगा इसका? हमने स्पेशली क्यों ये रखा है? एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 21 और आपने कुछ डाल दिया, ये डाला स्पेशली। कॉमन सेंस क्या कहती है? रीजन सोच लो फिर आपको वैसे ही याद रहेगा। Correlated to this, काइंड ऑफ दैट। सो बेसिकली इसलिए होता है कि जब आपका केस डिसाइड हो चुका, अब आपने उसकी एग्जीक्यूशन करवानी है। एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के लेंस से हम कह लें ये जमीन अब इस केस से खाली करवाओ और इसको प्रोवाइड करो। अगर हम उसमें भी अलाउ करने लग गए, अब ये लगाओ, अब लिमिटेशन लगाओ, अब ये करो, तो ऑब्वियसली वी विल डिले द टाइम ऑफ द कोर्ट। सो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट। हमें हमेशा ये कहते हैं ना ऑर्डर 21 सीपीसी में यही डराया जाता है। सो दैट मीन्स ऑर्डर 21 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्डर ऑफ सिविल लॉ। हम सिविल लॉ पे लगाते ज़्यादा लिमिटेशन, तो इसको हमने इस चीज़ से एक्सक्लूड ही कर दिया ताकि हर बंदा इसको बहाना ही ना बनाना शुरू कर दे कि अब एग्जीक्यूशनर रोक लो। जिसके अगेंस्ट रहेगा वो यही बहाने खड़े करने शुरू करेगा। सो हमने सूट में भी बाहर कर दिया और एप्लीकेशन में भी बाहर कर दिया, ठीक है।
ठीक है, सो दीज टू आर आउटसाइड द स्कूल। अब नेक्स्ट हेडिंग है आपकी एक्सप्लेनेशन। ये सिर्फ उसके लिए अपील कर सकते हैं, मतलब एग्जीक्यूशन और वो नहीं हो सकते। क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ अपील कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, अगर हमें कोई अपील कर सकते हैं, यस यस, एप्लीकेशन नहीं लगा सकते इस केसेस में, ठीक है। सीपीसी का प्रोसीजर तो फॉलो होता रहेगा ना, दिस इज जस्ट इन रिगार्ड टू लिमिटेशन कि सेक्शन 5 नहीं लगेगा, राइट, उसको और नहीं रोक सकते हम। रीड करो एक्सप्लेनेशन। The fact that appellant or applicant was misled by any order, practice or judgment of High Court in ascertaining or computing the period, prescribed period may be sufficient cause to the city police. अब आपकी लॉ की जो एक्सप्लेनेशन है सेक्शन 5 की, उसने क्लियरली कह दिया कि जो एप्लीकेंट है, ठीक है, या एपेलेंट है, यही दो वर्ड यूज होंगे बिकॉज ये एप्लीकेशन और अपील पे ही अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अगर वो सफिशिएंट कॉज के टाइम पे ये प्रोवाइड करते हैं दैट दे वर मिसलेड, ठीक है, लेट्स से मैं अपील या एप्लीकेशन लगा रही हूँ कंडोन करने की डिले की, तो मैं कहती हूँ मैं मिसलेड हो गई। मिसलेड का मतलब मैं डाइवर्ट हो गई फ्रॉम द ओरिजिनल फैक्ट्स। क्यों? किसी चीज से, बाय ऑर्डर, बाय प्रैक्टिस, बाय जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट, बाय ऑर्डर, प्रैक्टिस, जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट। किस चीज में? इन ascertaining और computing the prescribed period। लेट्स से मेरे पास जो जजमेंट आई थी उससे जब हमने कैलकुलेट करना था, हमें कोर्ट की जजमेंट से गलती लग गई जब हमने उसे कैलकुलेट किया। कौन सी कोर्ट की जजमेंट यहाँ रखी गई है? हाई कोर्ट। अब जब आप सॉल्व करोगे ये चीजें दिमाग में रखने, इनको सर्कल करते जाओ। सो बेसिकली क्वेश्चन आया, किसी भी कोर्ट के बारे में वहां नहीं लगाने लग जानी एक्सप्लेनेशन, इट इज ओनली इन द कंटेक्स्ट ऑफ हाई कोर्ट। उन्होंने क्लियरली कह दिया क्योंकि अपील सबसे ज्यादा कहाँ आती है? हाई कोर्ट, ठीक है। सो उन्होंने ये कह दिया एप्लीकेंट और एपेलेंट जब जाता है, अगर वो मिसलेड हो गया कैलकुलेशन करने में, तब भी हम उसको सफिशिएंट कॉज मानेंगे। अगर वो कैलकुलेशन में उसकी गलती हो गई और आगे नहीं जा पाया तो दैट इज अ सफिशिएंट कॉज। ये हमारा सेक्शन 5 ही अलाउ कर रहा है, ठीक है। बाकी के कैसे डिसाइड होंगे? दिस इज बाय द गाइडलाइंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सो एक सफिशिएंट कॉज है वो सेक्शन 5 ही प्रोवाइड कर रहा है, बाकी सारे हम अभी लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। सो दिस इज आवर फर्स्ट कॉज, इसको हम सफिशिएंट कॉज की लिस्ट में मानते हैं। यहाँ लिखते जाओ सफिशिएंट कॉज, दिस इज फर्स्ट वन, ठीक है। लिस्ट बनेगी, सबसे पहला है। नेक्स्ट इसके हम थोड़े से फैक्टर्स करते हैं पहले। फर्स्ट तो इसका एमसीक्यूज के लिए है, दिस इज द डिस्क्रिशनरी पावर, दिस इज डिस्क्रिशनरी पावर। अगर डिस्क्रिशनरी है तो कोर्ट के ऊपर क्या रूल है? नॉट टू बी एक्सरसाइज्ड, नॉट टू बी एक्सरसाइज्ड आर्बिट्रेरी, ठीक है। आपको पावर दे दी गई है, ठीक है, कि आप कर सकते हो, आपके पास पार्टी आती है, अगर आपको लगता है कि ये सफिशिएंट कॉज है तो आप कर सकते हो। सफिशिएंट कॉज भी कौन डिसाइड कर रहा है? आप डिसाइड कर रहे हो, तो दैट मीन्स आपको डिस्क्रिशन दी गई है। पर लॉ के यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स वो अप्लाई होते हैं, जैसे इक्विटी का प्रिंसिपल अप्लाई होता है कि आपने आर्बिट्रेरीली नहीं करना, आपने देखना है कि जस्टिस मिलना चाहिए, ओनली देन यू विल डू दैट, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज एन एक्सेप्शन टू सेक्शन 3, दिस इज एन एक्सेप्शन टू सेक्शन 3। ये एमसीक्यू के फैक्ट्स हैं, दिस इज फॉर एमसीक्यू। नेक्स्ट, ड्यूटी ऑफ कोर्ट टू रिकॉर्ड द रीजंस फॉर एक्सटेंडिंग टाइम अंडर सेक्शन 5। ड्यूटी ऑफ कोर्ट टू रिकॉर्ड द रीजंस फॉर एक्सटेंडिंग टाइम अंडर सेक्शन 5। ये कोर्ट की जिम्मेदारी होती है कि उसने इसके रीजंस रिकॉर्ड करने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको कई बार स्टोरी आ जाती है उसमें लिखा होता है कि उन्होंने रीजंस नहीं रिकॉर्ड किए, कि उन्होंने क्यों कंडोन किया डिले। अगर कोर्ट ने रीजन रिकॉर्ड नहीं किए तो इस बेसिस पे उसको इनवैलिड डिक्लेयर किया जा सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर चीज सेकेंड कौन सा? नॉट टू बी एक्सरसाइज्ड आर्बिट्रेरीली, दैट मीन्स लेट्स से मुझे कहा गया कि आपने डिसाइड करना है, ठीक है, तो जब मैंने डिसाइड करना है, मैंने किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने दी। आर्बिट्रेरी का मतलब
शुद्ध किसी दूसरी पार्टी को नुकसान नहीं होना चाहिए। आप सोचो चलो मैं इसका फायदा करता हूँ, इसको इंक्लूड कर लेता हूँ, इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, बट इनडायरेक्टली आप उसको नुकसान कर रहे हो दूसरी पार्टी को। सो आपने ये देखना है जस्टिस शुड प्रिवेल। आपको जो ताकत दी गई है, जैसे लोकसभा इलेक्शंस में दी जाती है, आप लीडर चुने गए हो, सो बेसिकली इसीलिए चुने जाते हो ना, दिस इज डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। बट आप एंड में क्या करते हो, बताइए क्या करते हो? ठीक है, सो वो आर्बिट्रेरीनेस ही होती है, आर्बिट्रेरीनेस नहीं करनी। ठीक है, सो कोर्ट को पावर दी गई, साथ में जिम्मेदारियां भी दी गई अंडर सेक्शन 5। वो जिम्मेदारियों की हमारे पास लिस्ट है, वो पूरी हम रीड करेंगे। ठीक है, और लर्न ही करके जाएंगे इनफैक्ट यहाँ से, राइट। दिस इज फॉर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने क्लासेस ऑलरेडी लिमिटेशन की किसी और टीचर से लगाई हुई है, किसी और से लगाई थी आपने पहले ना, तो एटलीस्ट आपका सब्जेक्ट लर्न हो जाए। इट शुड बी लाइक अ रिविजन टू देम, राइट। अब इसका केस लॉ लिखो, जजमेंट्स इंपॉर्टेंट है। पी.के. रामचंद्रन, पी.के. रामचंद्रन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, AIR 1998 सुप्रीम कोर्ट। पी.के. रामचंद्रन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, AIR 1998 सुप्रीम कोर्ट। इसमें लिखो सुप्रीम कोर्ट रिवर्स्ड, सुप्रीम कोर्ट रिवर्स्ड the High Court's order, the High Court's order which condoned the delay, which condoned the delay on the ground, on the ground that there was, that there was no recording of, no recording of satisfactory reasons, satisfactory reasons for inordinate delay, for INORDINATE, inordinate delay by the High Court, by the High Court, full stop. Hence it was not proper, hence it was not proper. इस केस में बेसिकली क्या हुआ था, हाई कोर्ट ने डिले को क्या किया था, कंडोन किया था। ठीक है, पर जब उन्होंने डिले को कंडोन किया था, हाई कोर्ट के पास अपील आई, ठीक है, उन्होंने उसको कंडोन किया, उन्होंने उसमें सफिशिएंट रीजंस नहीं दिए। ठीक है, क्योंकि उन्होंने सफिशिएंट रीजंस नहीं दिए, इनको वैसे डायग्राम्स की फॉर्म में नोट करते तो इतनी कथा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, साइड पे लिख लो। बेसिकली हाई कोर्ट ने डिले कंडोन नहीं किया और सफिशिएंट रीजंस नहीं दिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा बस बहुत हो गया, ये ऑर्डर को हम क्या कर देंगे, रिवर्स। क्यों? क्योंकि आप अपनी पावर को चुप चुपीते आर्बिट्ररीली एक्सरसाइज नहीं कर सकते। अगर आप लॉ के खिलाफ जा रहे हो, लॉ कह रहा है लिमिटेशन खत्म, आप कह रहे हैं चलो अलाउ करते हैं इस इंसान को, तो आप उसके रीजंस बताओ। सो ये सुप्रीम कोर्ट का एक वैलिड रूल है, अगर आपने रीजन नहीं बताया और आपने कंडोन कर दिया तो चाहे वो हाई कोर्ट की जजमेंट है, वो क्या कर दी जाएगी, रिवर्स। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? ये बहुत टेक्निकल सेक्शन है और बहुत लंबा सेक्शन है, इसको ध्यान से समझना है। पहले यहाँ तक के पॉइंट्स रिपीट करते हैं। सेक्शन 5 किस चीज़ की बात करते हैं, एक्सटेंशन ऑफ पावर। ठीक है, किस किस चीज़ पे अप्लाई होता है, सूट पे अप्लाई नहीं होता, अपील पे अप्लाई होता है, एप्लीकेशन पे होता है, ऑर्डर 21 पे अप्लाई नहीं होता। ठीक है, व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट, डिस्क्रिशनरी है, बिल्कुल है, आर्बिट्ररीली आपने एक्सरसाइज नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये एक्सेप्शन टू सेक्शन 3 है, क्योंकि 3 क्या कहता है, लिमिटेशन खत्म मतलब जाओ भाई, दरवाजे बंद है कोर्ट के, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूटी ऑफ द कोर्ट क्या है कि वो रीजंस को क्या करेगी, रिकॉर्ड। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, राइट डाउन एसेंशियल्स। ये एसेंशियल्स आपको बुक में नहीं मिलेंगे, सो इसको नोट कर लेना, एसेंशियल्स। सो एसेंशियल्स 3 है बेसिकली। फर्स्ट है आपका एप्लीकेशन और रिक्वेस्ट ऑन पार्ट ऑफ पार्टी सीकिंग कंडोनेशन ऑफ डिले। एप्लीकेशन और रिक्वेस्ट ऑन पार्ट ऑफ पार्टी सीकिंग कंडोनेशन ऑफ डिले। ठीक है, सबसे पहले तो एक रिक्वेस्ट आनी चाहिए, ऐसे नहीं कोर्ट हर किसी बंदे को कह देगा यार ये ठीक लग रहा है तू आजा एप्लीकेशन ले आ।
आपकी तरफ से एक एप्लीकेशन या रिक्वेस्ट आनी चाहिए। सेकंड, स्पेसिफाई करोगे आप स्पेसिफिक ग्राउंड्स, जिसमें आप कहोगे ये सारे मेरे क्या हैं, सफिशिएंट कॉज में फॉल करते हैं। जब आप इसकी एप्लीकेशन ड्राफ्ट करते हो आप उसमें क्या लिखोगे कि ये जो ग्राउंड्स मैं कह रहा हूँ ये मेरे सफिशिएंट कॉज में फॉल करते हैं अंडर सेक्शन 5। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, causes must be sufficient to the satisfaction of court, सो अंडरलाइन कर लो एप्लीकेशन रिक्वेस्ट, अंडरलाइन कर लो ग्राउंड्स, अंडरलाइन कर लो टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट। सो 3 एसेंशियल्स हैं इसके। पहले तो जो बंदा लेट्स से मैं जाती हूँ, मैं अपील डालती हूँ कि मेरे को लिमिटेशन में मैं इसलिए नहीं आ सकी, फलाना बंदा मेरी फैमिली में बीमार है। ठीक है। सो मैंने बेसिकली उसके लिए अप्लाई किया। सो जब आप अप्लाई करोगे तो उसमें आप क्या लिखोगे कि मेरा ये ग्राउंड है बीमारी। ठीक है। सो इस वजह से मुझे इसको सफिशिएंट कॉज की लिस्ट में इंक्लूड किया जाए और 3 के अंदर मुझे डिसमिस ना किया जाए, मुझे 5 के अंदर राहत दी जाए। ठीक है। फिर उसमें कौन सेटिस्फाई होना चाहिए, कोर्ट सेटिस्फाई होनी चाहिए कि वो आपका सफिशिएंट कॉज में है या नहीं है। सो दीज आर द 3 फैक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ विच आपकी जो रिलीफ है वो आपको ग्रांट की जाती है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है। दीज आर द एसेंशियल्स। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, बर्डन ऑफ प्रूफ। किस चीज का? सफिशिएंट कॉज का। किस पे होएगा? मैं कह रही हूँ मेरे घर कोई बीमार था, किस पे होएगा? एप्लीकेंट पे। ठीक है, एप्लीकेंट पे होगा। बट इसमें एक ही चीज का फर्क है, दैट अपोजिंग पार्टी कैन डिसप्रूव इट। जब हम सेक्शन 3 की बात कर रहे थे, हमने उसमें क्या कहा था कि कोर्ट ऑटोमेटिकली अप्लाई कर देती है कि लिमिटेशन के बाहर है भाई, किसी पार्टी को प्लीड करने की भी जरूरत नहीं है। बट जब हम सेक्शन 5 की बात करते हैं तो यहाँ आपको पहले बात तो प्लीड करना पड़ेगा, आपको अप्लाई करना पड़ेगा या ओरल रिक्वेस्ट किसी भी तरीके से आप डाल सकते हो। दूसरा, यहाँ पे जो अपोजिंग पार्टी है वो लड़ सकती है इस पॉइंट, वो इसको डिसप्रूव कर सकती है। जब लिमिटेशन की बात करते हैं, सेक्शन 3 लगता है, उस पर आपकी लड़ाई नहीं होती, उस पर कोर्ट डिसाइड करती है। इस पे आपकी लड़ाई हो सकती है। कोर्ट अगर आप कह रहे हो ये सफिशिएंट कॉज है, बीच में दूसरी पार्टी आगे कह सकती है भाई ये कैसे सफिशिएंट कॉज है। सो आपके कोर्ट के और तीसरी पार्टी के बीच का मैटर है। ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन 3 एंड 5, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, entire period of delay has to be explained. Entire period of delay has to be explained. अब entire period में basically क्या होता है, rational sense has to be explained. ठीक है। सो आपको बेसिकली पूरे पीरियड के, आप अभी नहीं 2 दिन के लिए बीमार थे, 4 दिन के लिए बीमार थे, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। आपको एंटायर पीरियड ऑफ डिले, ऐसा नहीं एक दिन नहीं आए तो दूसरे दिन अगर आप आ सकते थे आप वैसे ही बैठे रहे, तीसरे दिन भी आप बैठे रहे। आपको पूरा पीरियड जितना आपका डिले है, चाहे 1 दिन का है चाहे 10 दिन का, अब इसको आपने मैथमेटिकली कैलकुलेट नहीं करना। ये इसीलिए लिखवाया आपको, इसको रैशनल सेंस में लेना है कि अगर बीमारी थी, बीमारी कभी तो ठीक हुई होगी, आपने बीमारी की सेंस देखनी है। लेट्स से इट्स कैंसर, लेट्स से इट्स कोल्ड, आपने बहाना ये बनाया मुझे कोल्ड था, मैं लास्ट वीक में आ नहीं सका, ये आपका रीजनेबल एक्सक्यूज हो सकता है ना। लेट्स से आपने कहा आई एम अ कैंसर पेशेंट, आप अपनी कीमोथेरेपी के लिए जाते हो, दिस इज अ वैलिड रीजन। सो यहाँ आपका अगर आप नोटिस करते जाओ, सब चीज़ों में एंड में उन्होंने क्या बोल दिया कि कोर्ट की मर्जी है। ठीक है। सो इसमें भी उन्होंने, इवन तो उन्होंने कहा इंटायर पीरियड जस्टिफाई करोगे आप, बट लास्ट में उन्होंने क्या कह दिया, कोर्ट रैशनली समझेगी इसको, मैथमेटिकली कैलकुलेट नहीं करेगी कि इस दिन का बताओ उस दिन का बताओ, वो अप्रॉक्सीमेट अंदाजा लगाएगी अकॉर्डिंग टू द सफिशिएंट कॉज कि अगर बीमारी थी तो क्या था। लेट्स से उत्तराखंड साइड से आप आ रहे हो, वहाँ लैंडस्लाइड्स हो गए तो आपका वैलिड एक्सक्यूज भी हो सकता है। उस केसेस में आपका देखा जाएगा कि कब तक आप मॉनसून के सीजन की बात कर रहे हो कि आप सर्दियों में कह रहे हो लैंडस्लाइड हो गया था, आपने उसको एज एक्सक्यूज बना लिया। सो दिस इज द कोर्ट्स डिस्क्रिशन इन द रैशनल सेंस। जितनी चीज़ें आप लिखते जाओगे एंड में आप उसका कोई ना कोई एक्सेप्शन भी लिखते जाओगे। आप ऑब्जर्व करना सेक्शन 5 को,
इवन दो हमने पहले स्टार्टिंग में क्या कहा था, लिमिटेशन एक्ट इज वेरी स्ट्रिक्ट, बट जब उसकी इंटरप्रिटेशन करने पे आते हैं, वी हैव गिवन सर्टेन कंडीशंस जिसमें कोर्ट को भी हमने थोड़ा फ्री हैंड दिया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, लेट्स स्टार्ट विद सफिशिएंट कॉज। सफिशिएंट कॉज लिखो, सफिशिएंट कॉज इज अ sufficient cause is a question of fact. It is a question of fact, comma, not a question of principle. Not a question of principle. अब हम कहते हैं जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉकपल लगता है, वो क्या होता है, लगता है तो भाई लगता है, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ प्रिंसिपल। अगर ऐसा कोई भी केस आ गया जिसमें स्टॉकपल लग रहा है तो वो लगेगा, बट जब आप बात करते हो सफिशिएंट कॉज की, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। ये केस पे डिपेंड करेगा, अगर एक बंदे को लग रहा है सफिशिएंट कॉज, वो सफिशिएंट कॉज नहीं बन जाएगा, उस पर पूरी दलील होगी, दोनों पार्टीज की बहस हो सकती है, देन कोर्ट विल डिसाइड। सो दिस इज नॉट अ प्रिंसिपल, दिस इज नॉट लॉ जो सब पे अप्लाई हो जाएगा खुलेआम, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट टू बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट लाइन लिखो, establishment of appropriate facts have to be done before the court. Establishment of appropriate facts have to be done before the court. So इनको कौन establish करेगा, पार्टी establish करेगी, किसके सामने establish करेगी, कोर्ट के सामने establish करेगी, ठीक है। सो दिस इज डिसाइडेड बाय द कोर्ट। नेक्स्ट पॉइंट है, ये कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया इन द एक्ट, नॉट डिफाइंड इन द एक्ट। पूरे लिमिटेशन लॉ में सिर्फ इसके नाम का रेफरेंस दिया गया है, डिफाइन नहीं किया। हमने सेक्शन 2 पढ़ लिया, कहीं आपको ये डेफिनेशन मिली थी, नहीं। सेक्शन 5 पढ़ लिया, कहीं डेफिनेशन मिली, नहीं, आगे भी नहीं मिलेगी, ठीक है। सो बेसिकली ये सारा कहीं भी डिफाइंड नहीं है, दिस इज एज पर सुप्रीम कोर्ट्स गाइडलाइंस, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन, देन टेस्ट फॉर सफिशिएंसी क्या होगा। टेस्ट फॉर सफिशिएंसी, टेस्ट फॉर सफिशिएंसी का मतलब क्या है कि कोर्ट्स क्या देखती है, ठीक है, व्हाट आर द थिंग्स दैट द कोर्ट विल कंसिडर। सो यहाँ हमारे पास 2 पॉइंट्स है, दिस मीन्स अ कॉज विच इज बियॉन्ड द control of party, beyond the control of party। अगर मैं जाके कोर्ट को बोलती हूँ कि ये चीज़ मेरा सफिशिएंट कॉज है, सबसे पहले कोर्ट क्या टेस्ट करेगी, सबसे पहले वो ये देखेगी कि क्या वो मेरे बियॉन्ड कंट्रोल था, ठीक है। अगर मेरे कंट्रोल में था, मैं भी मूवी देख के टाइम निकाल रही हूँ, चिप्स खा रही हूँ बैठ के उसमें, जबकि मेरा लिमिटेशन पीरियड उस दिन खत्म हो रहा था, मैंने टाइम किल किया, तो उस केस में वो वैलिड रीजन नहीं है। सबसे पहले चेक किया जाएगा वो जो कॉज था दैट वाज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द पार्टी। सेकंड चेक किया जाएगा इफ द पार्टी could have avoided by the exercise of due care। If the party could have avoided by the exercise of due care, अगर आप ड्यू केयर एक्सरसाइज करके, आपको पता था, आपका वकील फोन कर रहा है 2 दिन से कि भाई तेरे लिमिटेशन पीरियड निकल रहा है, आप कह रहे हैं कोई नहीं चलेगा, 5 के अंदर एप्लीकेशन लगा देंगे। सो बेसिकली आपकी ड्यू केयर जहाँ नहीं है वहाँ आपको सफिशिएंट कॉज की लिस्ट में नहीं रखा जाएगा। अब ये हमारे कहने से नहीं होगा, यहाँ से जजमेंट स्टार्ट होती है। बेसिकली ये सबसे पुरानी जजमेंट है, कृष्णा वर्सेस चट्टापन। फनी नेम्स है पर पुराने हैं, क्या करें। कृष्णा वर्सेस चट्टापन 1889 ILR। कृष्णा के स्पेलिंग सबको आते होंगे, चट्टापन CHATTAPPAN, ठीक है। सो इस केस में उन्होंने कहा था कि चेक कर लो भाई कि उस बंदे ने भी ड्यू केयर एक्सरसाइज की थी या नहीं की थी, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू वन पॉइंट, क्या ओरल प्रेयर एक्सेप्ट होती है अंडर सेक्शन 5? हाँ जी, वैसे मैं बता चुकी हूँ फर्स्ट हाफ ऑफ द लेक्चर में। क्या लगता है आपको? कॉमन सेंस के हिसाब से तो ये लगता है नहीं होनी चाहिए, है ना, नहीं होनी चाहिए या नहीं होती,
condonation of delay can be accepted. Oral prayer of condonation of delay can be accepted. इसके अंडर एक लाइन लिख लो. Section 5 does not provide that an application in writing must be filed before relief under the said provision can be granted. अब ये कहाँ से निकल के आया? कोई बैरक की प्रोविजन नहीं है तो ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट ने बोला होगा. ठीक है, ऐसी इंपॉर्टेंट चीज बोलिए तो केस का नाम याद रखना जरूरी है. कौन सा केस है? महावीर सिंह वर्सेस चीफ आर्मी स्टाफ. महावीर वर्सेस चीफ आर्मी स्टाफ. दिस इज 1990 सुप्रीम कोर्ट. महावीर सिंह वर्सेस चीफ आर्मी स्टाफ सुप्रीम कोर्ट. सो बेसिकली इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट की थी, शॉर्ट में लिखेंगे, ओरल प्रेयर. ठीक है, किसी बंदे ने आके ओरली रिक्वेस्ट डाली थी कि मेरा पीरियड जो है उसको कंडोन कर दिया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ उसको एक्सेप्ट कर लिया था. बाद में उन्होंने क्या कहा? हाउएवर इट इज डिजायरेबल that formal application be made. However, it is desirable that formal application be made. आगे उन्होंने एक और लाइन बोल दी, but in case of lack of formal application, delay condonation should not be refused. SMS लैंग्वेज का फर्क देखो. शुड हमेशा हम ऐसे लिखने लग गए आजकल. दिस इज द नेगेटिव साइड ऑफ सोशल मीडिया एंड SMS लैंग्वेज. चलो, टोटली आउट ऑफ द कंटेक्स्ट. सो बेसिकली महावीर वर्सेस चीफ आर्मी स्टाफ में हमारी सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि ओरल इसको एक्सेप्ट तो कर लो बट आप प्रमोट ना करो. आप अगले बंदे को यही कहो कि डिजायरेबल ये है कि आप फॉर्मल एप्लीकेशन लगाओ. ठीक है, क्योंकि जब आपने सफिशिएंट रीजंस देने हैं आपने उसी एप्लीकेशन पे लगा के देने हैं. ठीक है, जब कोर्ट ने बताना है कि ये सफिशिएंट रीजन में है या नहीं तो आप उसी एप्लीकेशन पे लगा रहे हो. सो ओरल रिक्वेस्ट की बजाय आप रिटन एप्लीकेशन को प्रमोट करो, इवन दो सेक्शन 5 इस चीज की बात नहीं करती. अब देखो, जब हमारा ये सेक्शंस बने थे आइडली उनको ये सब चीजें पहले बोल देनी चाहिए थी. अब दिस इज ऑल इंटरप्रिटेशन. वैसे हम क्या कहते हैं, हमें क्या करनी है? स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन. बट ये क्या कर रहे हैं हम? लिबरल इंटरप्रिटेशन. सो यहाँ से एक पॉइंट और आता है कि आपका जो सेक्शन 5 है उसकी जो इंटरप्रिटेशन है, बाकी सारे लिमिटेशन एक्ट की स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन होती है, सेक्शन 5 की क्या होती है? लिबरल इंटरप्रिटेशन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स. रेस्ट ऑफ द लिमिटेशन एक्ट की हमारी स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन होती है. ओनली एक्सेप्शन इज सेक्शन 5. क्यों? कॉमन सेंस है, उसमें आप रिलीफ दे रहे हो. ठीक है, सो सफिशिएंट कॉज की लिस्ट में फॉल करना चाहिए. 2 मिनट ब्रेक ले लो, टू मच इन्फॉर्मेशन हो जाएगी. इसके बाद हम प्रिंसिपल स्टार्ट करेंगे. हाँ जी, This case that Krishna versus Chittambar, this was a case where the test for टेस्ट ऑफ सफिशिएंसी के पॉइंट्स डिस्कस हुए. इट वाज नॉट लेड डाउन. ठीक है, टेस्ट ऑफ सफिशिएंसी बेसिकली इस केस में लेड डाउन है. ये स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस हावड़ा म्यूनिसिपैलिटी, ये हमारा लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें टेस्ट ऑफ सफिशिएंसी के सारे पॉइंट्स डिस्कस हुए थे. बट इसकी बात जो हुई थी सबसे पहले कि सफिशिएंसी के बारे में कुछ तो बताओ भाई, दैट स्टार्टेड फ्रॉम दिस ओल्ड केस कृष्णा. ठीक है, पेपर में आपको मैं बताती हूँ इस वाले उस टॉपिक पे आपको 3 केसेस हैं जो पक्का लिखने हैं, रादर 2 ओनली. वन इज हावड़ा म्यूनिसिपैलिटी वाला, एक आपका आएगा, एक आएगा कलेक्टर लैंड एक्विजिशन अनंतनाग. अगर आपने
सेक्शन 5 में इसका रेफरेंस नहीं दिया तो आप अपनी मुंडी खुद काट रहे हो, ठीक है। सो बेसिकली ये दो केसेस में आपको, मैं भी यही दो केसेस लिखवाऊंगी, इसकी जजमेंट लिखवाऊंगी, इसके अलावा तो जितना मर्जी पढ़ते रहो, एंडलेस बकवास है, जहाँ से मर्जी पढ़ो, ठीक है। बेसिक मुद्दा जो है वो इन्हीं दो केसेस में डिस्कस हुआ बाय द सुप्रीम कोर्ट। सो ये आपने ज़रूर लिखने हैं, बाकी भी लिख लेंगे थोड़े बहुत, बट ये इंपॉर्टेंट केसेस हैं, ठीक है। अभी रिवाइज करो पहले, यहाँ तक क्या समझ आया? हाँ जी क्विकली आप बताओ हरदीप, क्या समझ आया? पुराने स्टूडेंट्स की वजह से मैंने स्पीड उठाई हुई थी, ऐसा ना करो भाई। हाँ जी सेक्शन 5 बेसिकली बात करता है कि कोई भी पर्सन है वो रिक्वेस्ट एप्लीकेशन फाइल कर सकता है कि वो वेरिफिकेशन पीरियड एक्सपायर्ड हो चुका हो, Right. डॉन की सजाए Right. ये सेक्शन सूट के अप्लाई होना इन एप्लीकेशन नंबर राइट, जो ऑर्डर 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ उस पर भी अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट ये डिस्क्रिशनरी है, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਿਤੇ ਪਰ ਨੋਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੋਜ਼ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕੋਰਟ ਨੂੰ Right. ਇਸ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੂਟ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ फिर आपका एक और क्वेश्चन बनता है वेदर इट इज एन ऑब्जेक्टिव टेस्ट और सब्जेक्टिव टेस्ट। इट इज अ सब्जेक्टिव टेस्ट, किस हिसाब से डिसाइड होगा? फैक्ट्स ऑफ द केस के हिसाब से डिसाइड होगा। ये सारा मटेरियल आपको तब काम आएगा जब आपको स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन आएगा इसमें, ठीक है। मैं आपको लास्ट में क्वेश्चन लिखवाऊंगी, वहाँ आप अपनी सारी ये दिल की भड़ास निकालना जो इकट्ठी कर रहे हो। सो बेसिकली उसमें आपको ये लिखना है कि ये सफिशिएंट कॉज में है या नहीं, और पेपर में सॉलिड बता रही हूँ, वो कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं डालेंगे जिसमें क्लियर हो कि ये सफिशिएंट कॉज है या नहीं, क्योंकि खुद को ही नहीं क्लियर, सुप्रीम कोर्ट को नहीं क्लियर, किसी को नहीं क्लियर। वो तो ये कहते हैं कि जो इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, तो आपने एंड में एक लाइन लिख देनी है कि इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको क्लियर नहीं लग रहा कि ये सफिशिएंट है या नहीं है, क्योंकि आप भी हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के लेवल से सोच के ना डिसाइड कर पाओ, तो लास्ट में ये लाइन लिख के अपने आप को बचा लेना, ठीक है। दिस इज द सेफेस्ट रूट, कहते हैं ना शॉर्टकट निकलने का, वो ये है सेक्शन 5 के केस में। व्हेनेवर आई चेक पेपर्स मोस्टली स्टूडेंट्स यही लिखते हैं, है ना। स्टूडेंट्स के पास ये अच्छा रामबाण है कि नहीं समझ आ रहा तो ये लिख दो, बट लिख दो, कुछ तो लिखना ही है, राइट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चार्ट। We don't have a specific definition. लिस्ट for ही है नहीं, sufficient cause. यस यस, So ma'am, if we are getting some cause of action in the problem, so that can be sufficient cause for you, and it cannot be यस। sufficient cause इंटरप्रिटेशन for डिपेंड्स अपॉन अ पर्सन। हो सकता है मैं ऐसा जज हूँ जिसको ये लगे कि गरीबी, वैसे गरीबी को हम कहते हैं इज नॉट अ सफिशिएंट कॉज। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं जब आपको एक पिटीशन इंडोलेंट एंड इंडिजेंट के लिए हमने बनाई है, तो फिर आप गरीबी को हर जगह लिमिटेशन में भी नहीं लेके आ सकते, ठीक है। बट हो सकता है मैं ऐसा जज हूँ जो सेंसिटिव हो इस मैटर को लेकर, मुझे लगे भाई यार हेल्प ही कर देते हैं, ठीक है, और मैं बोलूँ दिस इज अंडर सेक्शन 5, कौन रोक लेगा मुझे? कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। फॉर दैट व्हाट यू आर आस्किंग, ये वही बात आती है, दिस इज इंटरप्रिटेशन। सो इंटरप्रिटेशन भी हमने कह दिया लिबरल करो, ठीक है। लिबरल करो का मतलब तो है कुछ भी करो, राइट। सो आपके पास भी एग्जाम में ऑप्शन है, कुछ भी करो। सो बेसिकली आप ये लिख दो कि इनजस्टिस नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी, मत लिखो किसके साथ हो रहा है किसके साथ नहीं हो रहा, टेक अ सेफ रूट। अगर तो डायरेक्ट स्टोरी में से पता लग रहा है, आपको मैं कुछ फैक्ट्स लिखवाऊंगी अभी, अगर उस लिस्ट में से आ जाता है फिर तो आप एग्जैक्ट आंसर करो, अगर नहीं आता देन सेम ऑप्शन, राइट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रिंसिपल्स। गाइडिंग प्रिंसिपल्स, गिव द हेडिंग, गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले। गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले किसने बनाई है? ये सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। इसको स्टोरी की तरह याद करेंगे। सबसे पहले लिखो पार्टी सीकिंग रिलीफ, पार्टी सीकिंग रिलीफ हैज टू satisfy the court, has to satisfy the court that he had sufficient cause for not preferring appeal etc within the prescribed time, गाइडिंग प्रिंसिपल्स की कहानी शुरू हुई है। गाइडिंग प्रिंसिपल्स कर ले सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं है, ये गाइडिंग आपके लिए भी है। अगर आपको स्टोरी आती है पेपर में सॉल्व करने की, विच इज क्वाइट कॉमन ऑन सेक्शन 5, ठीक है, तो आपको कौन गाइड करेगा? यही चीज,
ठीक है। सो जो सुप्रीम कोर्ट के लिए लेट डाउन है, सुप्रीम कोर्ट ने लेट डाउन किया है, वो आपके लिए भी, आपने अगर आपको केस आता है, आपने सबसे पहले शुरू करना है कि पार्टी ने क्या सेटिस्फाई करना है यहाँ पे कोर्ट को कि सफिशिएंट कॉज है या नहीं। सेकेंड पॉइंट, प्रूफ ऑफ सफिशिएंट कॉज। प्रूफ ऑफ सफिशिएंट कॉज क्या है यहाँ पे? कंडीशन प्रेसिडेंट। कंडीशन प्रेसिडेंट, ये आपको सबको पता है, कंडीशन सब्सिक्वेंट एंड कंडीशन प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब है ये कंडीशन पहले फुलफिल होगी तो ही आपका केस अंडर सेक्शन 5 लगेगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ड क्या है? मे बी एडमिटेड। ठीक है, मे बी एडमिटेड, उसका मतलब है आफ्टर द कंडीशन हैज बीन फुलफिल्ड। आप पहले बताओगे कोर्ट को कि भाई मेरा ये कारण है, तभी आपकी एप्लीकेशन एडमिट होगी। सो ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है। ये जो कंडीशन है ये क्या होती है? कंडीशन सब्सिक्वेंट और प्रेसिडेंट। दिस इज अ कंडीशन प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मींस प्रायर, राइट। नेक्स्ट आता है, अब आती है कोर्ट की बारी डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करने की। ठीक है, आपने एप्लीकेशन लगा दी, कोर्ट ने उसको ले लिया, अब डिस्क्रिशन में बेसिकली इट हैज टू बी जुडिशियल। ठीक है, डिस्क्रिशन जुडिशियल होनी चाहिए, आर्बिट्रेरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लास्ट पॉइंट, मस्ट बी एक्सरसाइज्ड, मस्ट बी एक्सरसाइज्ड टू एडवांस सब्सटैंशियल जस्टिस। मस्ट बी एक्सरसाइज्ड टू एडवांस सब्सटैंशियल जस्टिस। अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा। ये तो कॉमन सेंस से हमें पता लग गया कि जुडिशियल होनी चाहिए, दैट मीन्स आप अपनी जुडिशरी के पावर्स के दायरे में रह के करोगे, इमोशनल नहीं होना। ठीक है, सेकंड पॉइंट है औकात से बाहर नहीं जाना, आर्बिट्रेरी नहीं होना, जितनी आपकी पावर अलाउ करती है, लॉ अलाउ करता है, आपने उतना ही करना है। ठीक है, तीसरा, मस्ट बी एक्सरसाइज टू एडवांस सब्सटैंशियल जस्टिस। करना क्या है हमको एंड में? इंसाफ। ठीक है, अब यहाँ पे आप चेक क्या करते हो? एरो लगा के लिखो, आफ्टर चेकिंग। कोर्ट सबसे पहले क्या चेक करती है? वेदर द appellant acted with reasonable diligence, acted with reasonable diligence in prosecuting the appeal, in prosecuting the appeal। I repeat, कोर्ट ने सबसे पहले क्या चेक करना है जब उसने डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करनी है? वेदर द appellant acted with reasonable diligence in presenting the appeal। So that means आपकी तरफ से कोई भी नेग्लिजेंस नहीं हुई होनी चाहिए। अगर पार्टी की तरफ से ही नेग्लिजेंस हुई है तो डिस्क्रिशन वहाँ एक्सरसाइज करने की बात ही नहीं आती, और कोर्ट की तरफ से भी कोई भी सिंपैथी या इक्विटेबल ग्राउंड्स आगे नहीं रखे जाएंगे। ठीक है, ना ही सिंपैथी इंक्लूड होगी इसमें, ना ही इक्विटेबल ग्राउंड्स आएंगे जब भी आप डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करोगे। इस पे एक केस है, लिख लो। ये वाले केसेस ट्रस्ट में आपको लिखने की जरूरत नहीं है पेपर में, यहाँ तो लिखोगे ही, बट कई बार क्या होता है मटेरियल कम पड़ जाता है, तब वो आता है ये हेल्पिंग हैंड, तो वहाँ आप यूज कर सकते हो अगर आपकी मेमोरी इतनी शार्प है कि आपको इतने केसेस याद रह जाए। मुझे नहीं रहते, सो अगर आपको रहते हैं तो वेल डन। नेक्स्ट है केस वेदा बाई, VEDABAI, वेदा बाई वर्सेस शांताराम पाटिल, AIR 2001 सुप्रीम कोर्ट। वेदा बाई VEDABAI शांताराम पाटिल, इसके अंडर लिखो, in construing, that means interpreting the expression sufficient cause, the principle of advancing substantial justice is of prime importance,
जहाँ भी आप नोट्स बना रहे हो साइड पे ये वर्ड लिख के जस्टिस और सर्कल करो। प्राइम इम्पोर्टेंस, दैट मीन सारा मुद्दा ही जस्टिस का है, ठीक है। इंसाफ होना चाहिए, चाहे वो सफिशिएंट कॉज आपको लग रहा है नहीं लग रहा है वो बात की बात है, पहले आपने फोकस किस तरफ करना है कि इंसाफ होना चाहिए। आप जब डिस्क्रिशन स्टार्ट करते हो अपनी यूज करनी एज अ कोड, आप हमेशा इंसाफ को मद्देनजर रखते ही स्टार्ट करोगे। दिस अप्लाइज फॉर यू ऑल्सो, व्हेनेवर यू सॉल्व द क्वेश्चन इन योर पेपर यू विल हैव टू फोकस ऑन द वर्ड जस्टिस, और अगर वहाँ इसकी फिर जरूरत पड़ गई आप इस केस का रेफरेंस लें, क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने 2001 की जजमेंट में भी यही कहा था, फोकस किस पे करना है, इंसाफ देने में, ठीक है। आपसे नहीं इंसाफ हो पा रहा, नहीं डिसाइड हो पा रहा, फिर ये जजमेंट बीच में लगा रहे, राइट। नेक्स्ट है लिबरल कंस्ट्रक्शन, ये आप लिख चुके हो, लिबरल कंस्ट्रक्शन सेक्शन 5 की लिबरल कंस्ट्रक्शन होती है। नाउ लेट्स राइट दोस टू केसेस, पुट 2 स्टार्स, दोनों इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिसमें बेसिकली सारी गाइडलाइंस लिखी गई हैं। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस द एडमिनिस्ट्रेटर हावड़ा म्युनिसिपैलिटी, हावड़ा म्युनिसिपैलिटी, HOWRAH, दिस इज AIR 1972 सुप्रीम कोर्ट, प्रेफरेबली इसका ईयर याद रखना बिकॉज दिस इज अ लैंडमार्क जजमेंट, ठीक है। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस द एडमिनिस्ट्रेटर हावड़ा म्युनिसिपैलिटी, AIR 1972 सुप्रीम कोर्ट। इसके 5-6 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट में उन्होंने कहा था कि एक्सप्रेशन सफिशिएंसी, expression sufficiency cannot be construed expression sufficiency cannot be construed too liberally merely because the party in question is government, so basically इस केस में आप पहले चेक करो पार्टी कौन सी है यहाँ पे, कौन सा वर्सेस म्युनिसिपैलिटी, सो पार्टी कौन है, सरकार। सो उन्होंने कहा सरकार के केस में बेसिकली एप्लीकेशन, हु रेज्ड द हैंड, नो येलो साइन, किसको डाउट है प्लीज चैट बॉक्स में लिख देना। यू वांटेड टू आस्क समथिंग, यू कैन यूज द चैट बॉक्स, ठीक है। चलो, सो बेसिकली स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटर हावड़ा म्युनिसिपैलिटी में पार्टी कौन है यहाँ पे जो डिफेंड कर रही है, द गवर्नमेंट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। अगर आपको केस गवर्नमेंट के बारे में आता है, सो ये हमारी इंडिया की एक लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें ये कहा गया था कि जस्ट बिकॉज सरकार है और सरकार के केसेस में डिले पॉसिबल, ठीक है, होता है ना, गवर्नमेंट के केसेस में डिले पॉसिबिलिटी है। सो ऐसे केसेस में जस्ट बिकॉज सरकार है हमने इसको टू लिबरल इंटरप्रिटेशन नहीं देती। अगर हम एक आम इंसान के केस में जितनी लिबरल देते हैं उतनी ही सरकार को लिबरल देते हैं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वाज डिसाइडेड इन दिस केस कि सरकार के मामले में जस्ट बिकॉज गवर्नमेंट है ऐसा नहीं कह देना इनको और टाइम दे दो, उनके केस में भी वही रूल अप्लाई होगा जो कि एक आम इंसान के केस में होगा, ठीक है। दिस जजमेंट विल कम टू यूज अगर आपको क्वेश्चन गवर्नमेंट पे आता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट था कोर्ट हैज टू चेक that it must be a cause court has to check that it must be a cause which was cause CAUSE, cause which must be beyond the control of party and he must not be guilty of negligence. He must not be guilty
सकता कि आपकी तरफ से नेग्लिजेंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लास्ट पॉइंट उन्होंने कहा हिज इंटेंशन मस्ट बी बोनाफाइड, हिज इंटेंशन मस्ट बी बोनाफाइड। इसका मतलब क्या है कि अपने आपने बुरी इंटेंशन से नहीं कहना चाहिए कि ऐसे कोर्ट का टाइम वेस्ट करेंगे, एप्लीकेशन लगा के देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। बेसिकली आपको जेन्युइनली ज़रूरत होनी चाहिए कि वहाँ पे आपका ये सफिशिएंट कॉज बन रहा होना चाहिए। सो 3 पॉइंट्स है इस जजमेंट के जो इंपॉर्टेंट है, इससे भी ज़्यादा है, वैसे बहुत लंबी जजमेंट है, बट फ्रॉम योर एग्जाम एंगल आपको ये 3 पॉइंट्स याद रखने हैं कि एक तो सरकार के केस में भी उतना ही टाइम रखो। अगर जेन्युइनली सरकार के केस में कुछ जैसे उसके बाद हमारी काफ़ी जजमेंट्स आई हैं जहाँ पे सरकार ने ये प्ली ली थी कि हमारा जैसे इलेक्शंस का टाइम था, हमें डिले होने में जेन्युइन रीजंस लग गए, तब कंडोन भी कर दिया गया, ठीक है। सो कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है ये, इट इज़ जस्ट दैट कि उन्होंने इस केस में ये कहा कि ऐसा नहीं कि सरकार है तो आप उसको हर बार ही लिबरल इंटरप्रिटेशन दोगे। सो द वर्ड यूज्ड इज टू लिबरल, ठीक है। सेकेंड है कि सफिशिएंसी जब आप चेक करते हो तब आपने ये चेक करना है कि जो पार्टी आई है वो खुद ही तो नहीं बैठी रही, खुद ही सोई रही हो, सो वो नेग्लिजेंट नहीं होनी चाहिए। तीसरा, वो मैल इंटेंशन से नहीं आई होनी चाहिए, वो बोनाफाइड जेन्युइन इंटेंशन से आई होनी चाहिए, तभी आप उस डिले को क्या करोगे, कंडोन, ठीक है। अब आओ लास्ट केस, कलेक्टर लैंड एक्विजिशन, कलेक्टर लैंड एक्विजिशन अनंतनाग, लैंड एक्विजिशन अनंतनाग, कहाँ पे है यस, वर्सेस MST कतीजा, MST KATIJI is called as Katija. This is AIR 1987 Supreme Court. MST इसको कई स्टूडेंट्स मिसेज ही लिखाते हैं पेपर में जब आंसर लिख करते हैं। मैंने चेक दी पेपर्स, इवन फॉर जुडिशरी एग्जाम्स के यूनिवर्सिटी मिसेज लिखा होता है, बट दिस इज MST, ठीक है। सो बेसिकली इसके नाम के साथ नहीं छेड़छाड़ करनी, लैंडमार्क जजमेंट के साथ तो बिल्कुल नहीं करनी है। उसके नाम अगर आपको ईयर याद रहता है लिखना है, नहीं याद रहता तो तुक्का नहीं लगाना, ठीक है। बड़ी हमें आदत होती है तुक्का लगाने की, यही होगा। सो फोन अ फ्रेंड, इसको याद रहते हैं ईयर्स, कोशिश करनी है कि याद रखने हैं लैंडमार्क के सिर्फ, बाकी नहीं, राइट। सो इसमें बेसिकली उन्होंने क्या कहा था, फर्स्ट पॉइंट दे सेड कि इस सेक्शन को हम क्या देंगे, लिबरल अप्रोच, लिबरल अप्रोच। सेकेंड पॉइंट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, refusing to condone delay, refusing to condone delay can result in meritorious matter being thrown out at the very, refusing to condone the delay can result in meritorious matter being thrown out at the very threshold, किसी का कुछ मिस हो जाता है ना, ये मेरी नोटबुक्स हैं, ये आप ले सकते हो, ये सारी शॉर्ट नोट्स वाली नोटबुक्स हैं। एक डिटेल्ड नोट्स होते हैं, जिसको डिटेल चाहिए होते हैं वो डिटेल ले सकता है, दे आर मोस्टली ज़ेरॉक्स, ठीक है। मेरे हाथ टाइप्ड होते हैं, वो ज़ेरॉक्स होते हैं, ये कॉपीज होती हैं। कुछ भी क्लास में मिस हो जाता है प्लीज़ आप ये ले जा सकते हो, फील फ्री, और इसमें से लिख सकते हो। कई बार हम हो सकता है किसी का केस का ईयर नहीं लिख पाए या कोई वर्ड नहीं समझ आया, सो यू कैन नोट डाउन, ठीक है। सो इसमें बेसिकली उन्होंने क्या बोला, रिफ्यूजिंग टू कंडोन द डिले कैन रिजल्ट इन मेरिटोरियस मैटर बीइंग थ्रोन आउट एट द वेरी थ्रेशोल्ड। इसका मतलब ये है कि आप लिमिटेशन कोई लेके बैठ गए, हो सकता है कोई इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा हो, मेरिटोरियस मीन्स जिसमें ज़रूरी था सोचना, डिसाइड करना, और वो सिर्फ लिमिटेशन की वजह से ही बाहर हो रहा है, ठीक है। सो आपने लिमिटेशन को वहाँ फंसा के नहीं रखना, वहाँ उसको सफिशिएंट कॉज में ला के सुनो उस मुद्दे को, ठीक है। दिस इज मेंट बाय लिबरल अप्रोच, कि जहाँ आपको लग रहा है कि इस केस में कुछ है पर वो सिर्फ लिमिटेशन की वजह से बाहर जा रहा है, तो वहाँ हमने जाने नहीं देना, वहाँ हमने थोड़ी सी लिबरल अप्रोच रखनी है। अब सारी राम
delay must be explained full stop. Continuous disability has to be there on the part of disability has to be there on the part of party from reaching the court. ठीक है, सो कल आप ही स्टार्ट कर लेंगे, वैसे थोड़ा सा ही रह गया, सफिशिएंट कॉज की लिस्ट रह गई, पर उससे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं लास्ट के 10 मिनट्स। हमने अभी तक क्या किया, सेक्शन 2 में हमने क्या पढ़ा है, डेफिनेशंस, ठीक है। सेक्शन 3 में हमने क्या पढ़ा है कि बाहर हो जाएगा लिमिटेशन पीरियड अगर आप फलाने टाइम लिमिट के बाहर आओगे। फलाना टाइम लिमिट कहाँ लिखा है, शेड्यूल, ठीक है। लास्ट में जो आपके आर्टिकल्स दिए हैं, जब भी आपको पेपर में सॉल्व करने क्वेश्चन आएगा, सबसे आप पहले आपने वही खोलना है, ठीक है। याद नहीं रहेगा, ट्रस्ट मी नहीं याद रहेगा, इवन तो मैं कोशिश करूंगी आपको रट्टे लग जाए, बट वो आप भी आगे से नहीं कर पाओगे, इतना मेरा एक्सपीरियंस कहता है, 15 years ऑफ टीचिंग, नहीं याद कर पाते स्टूडेंट्स, ठीक है। सो कभी भी अपने आप को ये नहीं सोचना कि हाँ ये मुझसे नहीं हो रहा, मेरा पैनिक बटन ऑन हो जाएगा, वहाँ डायरेक्ट मिलेगा और वहाँ आप उसको यूटिलाइज करो अच्छे से। वो यूटिलाइज करने के लिए मिला और उसके आपने क्या चार्ट डालना है वहाँ, राइट। सो बेसिकली सबसे पहले आपने लिमिटेशन का लास्ट का डायरेक्ट खोलना है, वहाँ से सेक्शन 3 को चेक करना है। जब भी क्वेश्चन आएगा वो सेक्शन 3 तो लग ही रहा होगा, क्योंकि वो हमेशा आपसे यही पूछ रहे होंगे कि क्या ये डिसमिस होगा या ये अलाउ, ठीक है। सो सेक्शन 3 का सेकंड पार्ट क्या कहता है, हाँ जी हमने कल किया था। ऑर्डिनरी केस के केस में क्या होगा, जब से आपने प्लेंट फाइल की, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या था, पॉपर के केस में अगर मैं कहती हूँ मैं गरीब हूँ, पहले मैं एप्लीकेशन लगाऊंगी कि मेरे पास पैसा नहीं है भाई, तो जब आपने एप्लीकेशन लगाई तब से आपका लिमिटेशन पीरियड काउंट होगा। अब ये चीज़ें कब काम आएंगी, जब आपने पहले पिछला आर्टिकल देख लिया, उसके बाद लेट्स से स्टोरी में लिखा गया कि उसके पास सफिशिएंट मीन्स नहीं थे, तो आप जब लिमिटेशन कैलकुलेट करोगे आप कहोगे कि जिस दिन उसने एप्लीकेशन लगाई उस दिन से उसका कॉज ऑफ एक्शन कैलकुलेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड, कंपनी जो वाइंड अप हो रही है, जब आप जाके बोलते हो भाई मुझे भी हिस्सा दिला दो, ये मेरा क्लेम है, सो बेसिकली ऑफिशियल लिक्विडेटर के पास जब आप जाके अपना दावा पेश कर देते हो, वहां से आपकी लिमिटेशन स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट है सेपरेट सूट्स, उसके दो हैं, सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम। सेट ऑफ के केस में कब होगा, ओरिजिनल सूट की जो डेट थी वहां से। काउंटर क्लेम में कब होगा, जब आपने काउंटर क्लेम फाइल किया, ठीक है, बिकॉज काउंटर क्लेम कैन बी बिगर, उसमें तो आपने उसी से हिसाब किताब करना है। काउंटर क्लेम में इट कैन बी बिगर क्लेम, तो उसमें आपकी सेपरेट डेट रहेगी। थर्ड हमने क्या किया था, हाई कोर्ट, तो जब आप नोटिस ऑफ मोशन अप्लाई करते हो तो तब से जब आपने अप्लाई किया टू द रेलेवेंट ऑफिसर, तब से आपका पीरियड कैलकुलेट होगा। फिर आता है सबसे सौखा आपका सेक्शन 4। सेक्शन 4 क्या कहता है, कब अप्लाई करोगे, यस, फर्स्ट वर्किंग डे। बेसिकली आपने जब कैलकुलेट करना है, हिंदी में आपने अगर 4 सेक्शन के बारे में बात याद रखनी है तो आपने 2 चीज़ें याद रखनी है। पहले तो आपने ये देखना है कि वर्किंग आवर्स में वो कोर्ट बंद थी, ठीक है, चाहे 2 घंटे बंद थी चाहे 1 घंटा बंद थी, आपने स्टोरी में से पहले ये निकालना है, ठीक है। सेकंड पॉइंट आप क्या निकालोगे कि वो जो थी, हाँ जी कौन बोल रहा था, नो वन वाज स्पीकिंग, आई थॉट एक्सप्लेन कर रहे हो कुछ। सो फर्स्ट पॉइंट इज आपने चेक करना है कोर्ट बंद था, सेकंड था कि वो फर्स्ट वर्किंग डे पे आपका अप्लाई होना चाहिए, ठीक है। सो जब आप कैलकुलेट करोगे इट शुड बी, जैसे मैंने तभी आपको कल वो क्वेश्चन कराया था, 1 जुलाई 1988 इसीलिए था बिकॉज कहीं नहीं लिखा होता कि जून ब्रेक के बाद भी वो डेज है। अगर आपको डेट स्पेसिफाई है आप डेट के हिसाब से चलोगे, मंथ स्पेसिफाइड है तो वो अगले महीने का पहला दिन, ठीक है। दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट। फिर आते हैं सेक्शन 5 पे। सेक्शन 5 किस चीज़ की बात करता है, एक्सटेंशन, ठीक है। सो बेसिकली क्या कर रहा है, कंडोन, यहाँ से हम कंडोनेशन स्टार्ट करें सेक्शन 5 से। 5 में आएगा 6, 7, 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। 6, 7, 8 किसकी बात करते हैं, डिसेबिलिटी की, कोई माइनर है या कैसे है, उसके केसेस में हम क्या कैलकुलेट करेंगे, राइट। सो सफिशिएंट कॉज तब माना जाएगा अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि सफिशिएंट कॉज है, उसको कैसे लगेगा, इट शुड बी एज पर द गाइडिंग प्रिंसिपल्स। तो जब भी पेपर में क्वेश्चन आया सारे प्रिंसिपल जितने आपको याद रहे वो लिख देना, और ये लैंडमार्क जजमेंट्स लिख देना, और लिखना लिबरल अप्रोच रखो भाई, लिबरल, एंड में लिख देना इंसाफ होना चाहिए, ठीक है। दिस इज हाउ इजीली यू कैन डू लिमिटेशन क्वेश्चंस।
खाली नहीं छोड़ के आना। कोई भी स्टूडेंट खाली नहीं छोड़ के आएगा, जिसको क्लियर कट नहीं आता वो भी लिख के आएगा ऑन सेक्शन 5। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट के 10 मिनट से सफिशिएंट कॉज की लिस्ट खत्म कर देते हैं। कॉन्टिन्यूएशन ऑफ डिले का मतलब डिले को कंडोन करना। लेट्स से मैं कहती हूँ कि मेरे से ये एक टाइम पीरियड निकल गया, तो कोर्ट उसको आगे एक्सटेंड कैसे कर सकती है, उसको कहते हैं कॉन्टिन्यूएशन ऑफ डिले। लेट्स से मैं आज नहीं आ पाई, मैं कल आ रही हूँ, तो कोर्ट उस रीजन को एक्सटेंड कर सकता है कि नहीं कर सकता। मैं बीमार थी, मैं नहीं आ पाई, हो सकता है कोर्ट एक्सटेंड कर दे। मैं कहता हूँ मैं अभी नहीं आई, क्या कोर्ट एक्सटेंड करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, सो किसके पास पावर है? ये कोर्ट के पास। ठीक है, अब हम लिस्ट बनाएंगे सफिशिएंट कॉज की, जो कि एज पर डिसाइडेड केसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है माइंड यू, इसके बाहर भी आते हैं क्वेश्चंस। बाहर में आपके पास सेफ्टी अब मैंने बता दी है, अगर इसमें से कोई आ गया तो आपके पास क्लियर कट आंसर्स हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द लिस्ट सफिशिएंट कॉज। सबसे पहले हमारे पास एक केस है श्यामा कुमार वर्सेस चुन्नीलाल। श्यामा कुमार वर्सेस चुन्नीलाल 1984 सुप्रीम कोर्ट। इसमें बेसिकली डिले ऑफ 386 डेज, डिले ऑफ 386 डेज कंडोन कर दिया गया। डिले ऑफ 386 डेज कंडोन कर दिया गया था। जहाँ से एक क्वेश्चन उठा था कि क्या ड्यूरेशन ऑफ डिले भी इम्पोर्टेंट है, कि लंबा ड्यूरेशन होगा तो कंडोन होगा, या एक दिन का भी डिले कंडोन हो सकता है अंडर सेक्शन 5। उसको फिर हम सफिशिएंसी में काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे, यहाँ पे इस बात को काउंटर रेज किया गया था। सो इसमें लिखो द रीजन बिहाइंड was that the reason behind was, आगे बैठ जा करो यार, इस टाइम तक ना हम भी बोल बोल के थक चुके होते हैं। सो एट टाइम्स वी इवन मिस सम वर्ड्स। आगे आ जाए करो, चलो। डिले, सॉरी कहाँ पे थे हम? ओरिजिनल केस वाज फाइल्ड, द ओरिजिनल केस वाज फाइल्ड इन रॉन्ग कोर्ट, which did not return the file till 386 days, which did not return the file till 386 days। सो बेसिकली आपने कोर्ट में जब फाइल लगाई थी वो रॉन्ग उसमें लग गई और 386 डेज तक कोर्ट ने ही आपको वापस नहीं की। तो यहाँ पे उन्होंने कहा चलो इस केस में तो कंडोन हो गया, बट क्या ड्यूरेशन ऑफ डिले इंपॉर्टेंट है या नहीं? सो यहाँ पे जजमेंट में बोला गया ड्यूरेशन ऑफ डिले क्या होती है? इररेलेवेंट। ड्यूरेशन ऑफ डिले इज इररेलेवेंट। ब्रैकेट में लिखो स्मॉल डिले if unreasonable is not condoned while long delay if reasonable can be condoned। यहाँ अंडरलाइन कर लो वर्ड रीजनेबल। सो बेसिकली क्या निकल के आया इस जजमेंट से कि ड्यूरेशन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, एक दिन की है 10 दिन की, और रीजनेबल होनी चाहिए। अगर वो रीजनेबल है तो कितनी देर की भी आपकी काउंट हो जाएगी बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज इलनेस, बीमारी का बहाना, जो इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज होता है। इलनेस के केस में हाँ जी, क्या ये सफिशिएंट कॉज होता है? यस। सो बेसिकली सफिशिएंट कॉज की लिस्ट में हमने इसको रखा है। ठीक है, दिस इज देयर इन द लिस्ट ऑफ सफिशिएंट कॉज। बस आपको प्रूव क्या करना पड़ता है? दैट यू वर डिसेबल्ड टू अटेंड टू एनी ड्यूटी। You were disabled to attend to any duty। सिर दर्द होना है ना, कोल्ड हो जाना, लेट्स से
मेरे इतने सारे लेक्चर्स होते हैं डे के, एट टाइम्स आई इवन हैव 15 लेक्चर्स, कैन यू ट्रस्ट दैट? 6:30 से स्टार्ट होता है टाइम्स, बिकॉज आई एम नॉट वर्किंग विद वन प्लेस, आई एम वर्किंग विद मल्टीपल प्लेसेस। सो कई बार अगर लेट्स से मैं बहाना बनाऊँ मेरे को सिर दर्द हो रहा है, कोल्ड हो रहा है, ये सब चीज़ें क्या एज एन एक्सक्यूज काउंट होती हैं? नहीं। सो ऐसे केसेस में आपने क्या क्या देखना है कि आई वॉज डिसेबल टू अटेंड टू माई ड्यूटी। ड्यूटी यहाँ पे क्या होती है? केस फाइल करना, अपने हक के लिए लड़ना। तो क्या आप इतने डिसेबल्ड थे कि आप इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे सकते थे, या इट वॉज नियर बहाना? ठीक है, सो वैसे हमने इसको सफिशिएंट कॉज की लिस्ट में रखा है। जब भी बीमारी पे क्वेश्चन आता है आपने कहना है कि वैसे ये सफिशिएंट कॉज की लिस्ट में, बट अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स ऑफ द केस, फिर आप फैक्ट्स के हिसाब से ही आंसर करो। ठीक है, सो बेसिकली इसमें इलनेस ऑफ प्लीडर भी इंक्लूडेड है, इलनेस ऑफ प्लीडर, इलनेस इन फैमिली भी इंक्लूडेड है, एप्लीकेंट बीमार है वो भी इंक्लूडेड है, एक्सीडेंट हो गया वो भी इंक्लूडेड है। ठीक है, ऐसी बीमारी जो आपको अपनी कोई जिम्मेवारियां नहीं पूरी करने दे रही, वो बीमारी इंक्लूडेड है सफिशिएंट कॉज में। आपकी भी हो सकती है, आपके वकील की भी हो सकती है, आपकी फैमिली में भी हो सकती है, एंड आपके बेसिकली एक्सीडेंट हो जाता है तब भी हो सकती है। फैमिली के केस में आपने हमेशा एक लाइन लिखनी है कि अगर आप भी जिम्मेवार थे उसको अटेंड करने के लिए, तब आपको सफिशिएंट कॉज है। लेट्स से योर फैमिली ऑफ 10 पीपल, आप बोलो फलाना बंदा बीमार था और मैं उसके सुनाने बैठा था, इसीलिए मैं कोर्ट केस नहीं फाइल कर पाया। सो ये चीज़ें तब काउंट नहीं होगी। लेट्स से यू हैव अ फैमिली ऑफ 3 पीपल, इसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उस बंदे को देखना। सो ये सब चीज़ें डिसाइड करोगे आप बेसिकली अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स ऑफ द पर्टिकुलर केस। जितनी आप ये लिस्ट देखोगे एंड में एक ही लाइन निकल के आती है अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स ऑफ द केस, राइट? सो ये सेक्शन सॉल्व करना सबसे ईजी है। देन इज इम्प्रिजनमेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज इम्प्रिजनमेंट। इसके साथ लिखो, itself is not enough, itself is not enough unless the personal presence is required, unless the personal presence is required। लेट्स से आपको सजा हुई है, तो ऐसा नहीं आपको सजा हुई है तो आपका लिमिटेशन पीरियड एक्सटेंड हो जाएगा। उस केसेस में जहाँ पे आपकी पर्सनल प्रेजेंस रिक्वायर्ड थी वहाँ हम एक्सटेंड कर देंगे, बट इन अदर केसेस योर एलआर कैन डू दैट ऑन योर बिहाफ। ठीक है, आपके बिहाफ पे सिविल केस है, एलआर कर सकता है, तो ऐसे केसेस में आपकी ये एक्सटेंड नहीं होगी अनटिल अनलेस आपकी फिजिकल प्रेजेंस रिक्वायर्ड। नेक्स्ट पॉइंट इज इग्नोरेंस ऑफ लॉ। इग्नोरेंस ऑफ लॉ। लेट्स से मेरी एप्लीकेशन लगाने की डेट 60 डेज की थी, मैं बोलूँ हाँ अच्छा ये इंडिया का कानून है, तो क्या ये एक्सक्यूज होगा? कॉमन सेंस है, ये नहीं होगा, पर कुछ केसेस में होगा। कौन से केसेस? इलिटरेट को इंडिया में इतना तरस नहीं रखा जाता, सिर्फ एक ही कंसेप्ट है, पर्दा नशीन लेडी। पर्दा नशीन लेडी, इसके लिए भी बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल लॉज है, नेक्स्ट पॉइंट में इसको ना कह देंगे हम। पर्दा नशीन लेडी हु इज इग्नोरेंट ऑफ लॉ। पर्दा नशीन लेडी हु इज इग्नोरेंट ऑफ लॉ। अब आप लोग तो रोज एक दूसरे को मिलते हो, 100 चुगलियां मारते हो, ठीक है? पर्दा नशीन लेडी बेचारी किसी को मिल नहीं रही, उसके केस में लगता है हाँ अच्छा ये लॉ है, उसको ना पता हो, बट एक आम इंसान की जिंदगी में उसको एक आम लॉ सारा पता होना चाहिए। वो अपने वकील से बात कर सकता है, सब कुछ पूछ सकता है, उसको हम एक्सक्यूज नहीं देंगे ऑफ इग्नोरेंस ऑफ लॉ। बट पर्दा नशीन लेडी पे आपको क्वेश्चन आ गया तो आप कह सकते हो कि शी कैन बी इग्नोरेंट ऑफ लॉ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इलिटरेट। इलिटरेट पार्टी, हाँ जी अनपढ़ बंदा सबसे कॉन्फिडेंट होते हैं, क्या ये एक्सक्यूज है? हाँ जी नहीं है। इलिटरेट पार्टी इट इज नॉट एन एक्सक्यूज। क्यों? यहाँ कोर्ट कहती है हार्डशिप इज नो ग्राउंड, ये लिखना आपने, हार्डशिप इज नो ग्राउंड फॉर कॉन्डोनेशन। हार्डशिप इज नो ग्राउंड फॉर कॉन्डोनेशन। अब मैं क्यों, मैं अनपढ़ हूँ, मेरे को बड़ा जोर लगता है यार, मुझे किसी बंदे से पहले पढ़ानी पड़ती है डिग्री, फिर समझ आता है कि इसमें कितने दिन लगेंगे क्या है, तो कोर्ट ये हम क्या करें? हार्डशिप के बेसिस पे हम नहीं कर सकते, हम टू लिबरल इंटरप्रिटेशन यहाँ पे नहीं दे सकते, हम सिर्फ लिबरल देंगे, राइट? नेक्स्ट
नेक्स्ट है गरीबी, फिर इंडिया में तो हर कोई आगे आ जाएगा, राइट। सो पॉवर्टी के केसेस में ये नहीं है। अब आप नोटिस करो, ये इंडिया के कोर्ट्स ने प्रिंसिपल्स बनाए हैं सुप्रीम कोर्ट में। सो उन्होंने इंडिया के सिटीजन्स को मद्देनजर रखते ये बनाए हैं कि पॉवर्टी के केस में भी मना करो, इलिटरेसी के केस में भी मना करो, एंड देन विडोहुड के केस में भी हमने वैसे मना किया हुआ है, ठीक है। विडोहुड के केसेस में भी सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ नहीं किया। देन नेक्स्ट है पर्दा नशीन लेडी के केस में भी अलाउड नहीं है। पहले लिखो फिर समझना क्यों कॉन्ट्रडिक्टरी है। पर्दा नशीन लेडी के केस में भी अलाउड नहीं है, ब्रैकेट में लिखो अनलेस शी इज इग्नोरेंट ऑफ लॉ, unless she is ignorant of law or unless she was actually prevented from appealing herself, unless she was actually prevented from appealing herself. So just because मैं कह दूं मैं पर्दा नशीन लेडी हूँ, ठीक है, क्या कोर्ट मुझे दे देगी कंडोनेशन? नहीं देगी। वो किस केसेस में देगी? अगर जेन्युइनली उसके सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि वो सामने आके अपील नहीं कर पाई, ठीक है, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस रहे, या वो इग्नोरेंट ऑफ लॉ। सो ऐसे दो केसेस में हम पर्दा नशीन को अलाउ कर देंगे। अदरवाइज जस्ट बिकॉज ऐसे ओ हाय हेलो आई एम अ पर्दा नशीन लेडी, मैं सेक्शन 5 पे फॉल करती हूँ, नहीं, बाय इटसेल्फ इट विल नॉट फॉल, ठीक है। सो फर्दर कंडीशंस आपको फुलफिल करनी पड़ती है। माइनर के केस में हाँ जी होगा। इसको याद रखने का तरीका बताती हूँ मैं। माइनर के केस में लॉ ने ऑलरेडी बहुत लीनियंसी दी है। इंसॉल्वेंट के केस में, गरीबी के केस में ऑलरेडी बहुत सारी प्रोविजंस दी है। सीपीसी याद रखना है दिमाग में, तो फिर यहाँ पे क्यों हम फायदा देंगे? सो ये सब पे आपने क्रॉस लगा के चलना है दिमाग में, ठीक है। जहाँ जहाँ सीपीसी आपको फायदा दे रही है वहाँ लिमिटेशन नहीं देगी। एक तरीका है याद रखने का, राइट, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या होता है, गार्डियन। बोले भाई गार्डियन कर लेता, ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड कर लेता आके। सो ऐसे केसेस में आपको नहीं मिलेगी। Then is mistaken advice. This is very common question. Mistaken advice of counsel. Mistaken advice of counsel. Generally ये sufficient cause में नहीं होती. Generally ये sufficient cause में नहीं होती. But अगर वो bona fide mistake है, bona fide mistake on part of काउंसिल, तब वो इंक्लूडेड होती है, समझ आया क्या मतलब है इसका? अगर लेट्स से नेग्लिजेंस है वकील के बिहाफ पे, अब वकील को फाइलें दी हो 10 साल बाद, ओह अच्छा, या 15 दिन बाद, ओह लिमिटेशन निकल गई, क्या ऐसे केसेस में कंप्यूट होगा? नहीं, कंडोन नहीं होगा। लेट्स से जेन्युइनली गलती होगी, बोनाफाइड मिस्टेक होगी, तो ऐसे केसेस में होगा, बिल्कुल, ठीक है। सो एज अ रूल हम ये कहते हैं मत करो, वकील की गलती को भी इग्नोर मत करो और इसको एक्सटेंड ना करो। बट अगर नेग्लिजेंस थी तब नहीं होगा, बोनाफाइड मिस्टेक है, उससे जेन्युइनली कोई गलती हो गई तो होगा। इसकी एक जजमेंट है, वो लिख लो एंड देन वी आर डन, बाकी कल करेंगे। पंजाबी यूनिवर्सिटी वर्सेस आचार्य गणेश। This is AIR 1972 Supreme Court. Punjabi University versus Acharya Ganesh. Write down bona fide mistake of counsel in computation of limitation of counsel in computation of limitation, that means calculation करने में, in computation of limitation for appeal against compensation award was a sufficient cause for condonation of delay. यहाँ बस ये वर्ड अंडरलाइन कर लो, सर्कल ही कर लो, रादर बोनाफाइड मिस्टेक, ठीक है। जहाँ पे आपको स्टोरी आए,
अब इसको सॉल्व करने का तरीका है, जहाँ पे स्टोरी आई कि वकील साहब से कोई जेन्युइनली गलती होगी, मैथ्स वीक था बेचारे का, ठीक है, कैलकुलेशन कर रहा था, 2-4 दिन होते हैं वकीलों का मैथ सबसे वीक होता है। आप देखना सबसे ज़्यादा लिमिटेशन पढ़ाने से भागते हैं टीचर्स, इवन ऑल द सीनियर टीचर्स सबसे पहले बोल रहे हो लिमिटेशन, मैंने नहीं पढ़ाना है, ये छोटा सा सब्जेक्ट है, एवरीबडी विल से दैट, क्यों? क्योंकि ये इकलौता सब्जेक्ट है जिसमें मैथ्स आता है, ठीक है। सो वकीलों की अगर जेन्युइनली गलती होगी वहाँ वो है, अगर वैसे